नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मोहम्मद मोहन सती। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। उन्होंने रंगमंच पर लंबे समय तक काम किया, या ये कहिए कि रंगमंच और फिल्मों के समीक्षक हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में वो पिछले 40 सालों से लिख रहे हैं और हिंदू अखबार के स्तंभकार हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मोहन उप्रेती पर उनका बहुत बड़ा काम है। वो राइटर हैं, वो पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, रंगमंच के समीक्षक हैं। DS बजेली साहब अपने आप में नाम ही बहुत है। बजेली साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बजेली साहब, आप बहु प्रतिभावान व्यक्ति हैं। आप एक फिल्म समीक्षक हैं, आप रंगमंच समीक्षक हैं, आप लेखक हैं, आप पत्रकार हैं। आपको क्या हमें कहना चाहिए कि आप समीक्षक हैं कि पत्रकार हैं कि राइटर हैं? आप संगीत नाटक अकादमी से भी आप सम्मानित हैं। आपके पास इतना कुछ आपने काम किया है और 82 साल की उम्र तक आप बिल्कुल जवान हैं। तो आपके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा कि आप पत्रकार हैं कि लेखक हैं? क्या आप अपने आप को मानते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को एक साधारण पर्वतीय जन समझता हूँ और पर्वतीय जन की जो संवेदनशीलता है उसको मैं शहर में आके भी उसको प्रोटेक्ट किए हुए हूँ और उसी संवेदनशीलता की वजह से जीवन में संघर्ष करते हुए मैं ये चीज़ों को अभिव्यक्ति इसको देता रहा हूँ। जो ये संवेदनशीलता है पर्वतीय जन की, उसको मैं उसी को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। जो कुछ मैंने काम किया, मैं हर पहलू से समाज का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। मैं बेसिकली एक सामाजिक आदमी हूँ, समाज का काम करता रहा हूँ। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी मैंने काम किया और मैंने कहानियाँ लिखी, 1 एक्ट प्लेस लिखे और उसी सिलसिले में धीरे धीरे करके BM शाह, मोहन उप्रेती, अलकनाथ जो हमारे पहाड़ के जाने माने कलाकार थे, उनसे भी मेरा संपर्क रहा। तो उसी सिलसिले में आगे प्रोसेस में मैं लिखता भी गया, कहानियाँ लिखी। एक कहानी मैंने लिखी थी तब घनुआ करके, वो कहानी पैकेट में छपी और हिंदी और दूसरे भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ। इसके साथ ही साथ मैंने 1 एक्ट प्लेस लिखे, वो भी कई जगह उनका स्टेज हुआ। पर मैं सोचता हूँ बेसिकली मैं एक नाटक प्रेमी हूँ। नाटक को देखना, नाटक को समझना ही मेरा जो है उद्देश्य है, क्योंकि नाटक ही जीवन का दर्पण है। नाटक ही हमको एक नया इंसान बनाने की संवेदनशीलता देता है। तो बेसिकली अगर जैसा आपका प्रश्न है, मैं उसको कहूँगा मैं एक नाटक प्रेमी हूँ। जी जी। आपने नाटकों की, रंगमंच की लंबी समीक्षा करते आ रहे हैं। पिछले 4 दशक से आप समीक्षाएं उसकी लिखते हैं। तो कितना बदलाव नाटकों में आया है, रंगमंच में कितना बदलाव आया है? क्या रंगमंच अब पीछे छूट रहा है? कई लोग कहते हैं कि फिल्मों ने उसकी बहुत सी जगह ले ली है। रंगमंच की आज क्या स्थिति है? ये जिस वक्त मैंने रंगमंच देखना शुरू किया था 70s में, तब रंगमंच का एक बहुत बड़ा भव्य दृश्य हमारे सामने आता था। नाटकों को देख के अलका जी उस समय थे और बड़े बड़े उसमें कलाकार थे, मनोहर सिंह जैसे, सुरेखा सीकरी जैसे और कई लोग थे और BM शाह जैसे डायरेक्टर थे और मोहन महर्षि जैसे उसमें लोग थे, भानु भारती थे और M.K. राणा, बंसी कौल, वो सारे लोग थे। उनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी, वो ड्रामा को ऐसा बना देते थे जैसे वो जीवन है। वो जीवन से ड्रामा को लेते थे, पर उनका जो ड्रामा था वो जीवन को इस रूप में प्रतिपादित करता था कि जीवन आफ्टर ऑल इतना कठिन नहीं है। जीवन आफ्टर ऑल एक उसको संघर्ष करने की आवश्यकता है। आफ्टर ऑल जीवन को एक नया
हमें उसे एक घबराना नहीं चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति भी अगर इंसान चाहे तो अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है, ये मैं उसमें देखता रहा हूँ। और उसमें ये तो आपका कंटेंट के आधार पर है, बड़े बड़े नाटककार रहे। और आज हम जब देखते हैं तो धीरे धीरे करके नाटकों का कलात्मक रूप घटता जा रहा है। अभी हम पिछले 10 साल के अंदर देखें तो कोई भी मुझे ऐसा नहीं आता है कि हम किसी कलाकार को कहें भाई ये कलाकार है, आज हम इसके नाटक को देखने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह कोई ऐसा हमें जो कला को देखने वाला, कला का पारखी और सत्य के नीचे की गहराई और कितनी जो परतें हैं समाज के रियलिज्म में, उसको दिखाने वाला कोई ऐसा डायरेक्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पर थिएटर बहुत ही पॉपुलर हुआ है। थिएटर में आज प्रोफेशनलिज्म आया है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब कई ऐसे नाटककार हैं, करीब 20 ऐसे दिल्ली के अंदर संस्थाएं हैं जिसके डायरेक्टर पूर्ण रूप से अपना इसी पर निर्भर हैं। एक आर्थिक साधन भी ये बना है। पर इस आर्थिक साधनों के दौड़ में जो ऐसे कुछ कॉमेडी आ रही हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर टाइप के हैं, जिनका उद्देश्य यही है केवल हंसाना। और जो नाटक है, जो कॉमेडी है, कॉमेडी वास्तव में ट्रेजिडी से भी महान कला है, क्योंकि वो कला ऐसी है जो हास्य के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाई को दिखाता है, जीवन की कटुता को दिखाता है, समाज की विसंगतियों को दिखाता है, कॉमन आदमी के एंगस्ट को दिखाता है। पर वो सब उसके परत के नीचे ऊपर से कॉमेडी होती है, हास्य होता है। ऐसा हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। पर मुझे एक बात की बड़ी ऐसी आशा है कि भविष्य में, क्योंकि आज जो नाटक, जो ऑडियंस है बार बार वो जा रहा है, टिकट खरीद रहा है। पहले टिकट खरीदने में लोग डरते थे, आज 1-1 हज़ार तक के टिकट हैं। कोरोना काल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये हम लोग सभी जानते हैं। कोरोना काल से पहले 2-2 हज़ार के टिकट तक गए हैं, 500 तक टिकट, 200 से टिकट। और 70s में जो एक संस्था थी जिसने टिकट का यहाँ पर ये परंपरा स्टार्ट की, वो थी आपकी यात्रिक। उसका जब मैंने देखा, यात्रिक पर जब मैं काम कर रहा था तो मुझे उनके कई पुराने जो मिले, तो एक टिकट था, उसकी कीमत थी 5 रुपये। तो इस तरीके से 5 रुपये में भी चूँकि बड़े लोगों का ये संस्था थी, टिकटें बिक जाती थी। दूसरी जो संस्थाएं थी कोई टिकट नहीं बिकती थी। तो आज कई बार ऐसा होता है कि टिकट मिलती नहीं है। तो और जो नए लोग हैं, जो NSD के लोग हैं, दूसरे संस्थाओं के लोग हैं, ड्रामा पर बाकायदा एक एकेडमिक तरीके से उसकी स्टडी हो रही है। मुझे लगता है कि भविष्य में ये जो फेज़ है, ये एक नया फेज़ को लाएगा, एक नया, एक सृजनात्मक रूप से नाटक उठेगा। जी जी सर, आप फिल्मों की भी समीक्षा कर रहे हैं पिछले 3-4 दशक से, और फिल्मों में इस बीच काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला। जी। आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? सबसे ये बात है, मैं पिछले करीब 20 साल से करीब मैं कोई लगातार फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मेरी सारी जो शक्ति है वो नाटक पर, वो नाटक के लेखन पर, नाटक के शिल्प पर, और नाटक का जो इन्वायरमेंट है, जो कलाकार हैं उनके जीवन पर की स्टडी पर ही ज़्यादा व्यतीत होता है। मैं इस वक्त संपूर्ण रूप से नाटक को ही समर्पित करता हूँ। नाटक के जो अलग अलग आयाम हैं मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नाटक अपने आप में इतना बड़ी कला है, सब कलाओं का समागम है। सब कलाओं के समागम से एक नई जो कला बनती है, उसके ब्लेंड के द्वारा, उसके सिंथेसिस के द्वारा, उसके एंटागोनिज्म के द्वारा, तो वो नाटक ही है। नाटक पर ध्यान देना चाहिए। और मैं आजकल पूर्ण रूप से नाटक पर ही अर्पित हूँ। फिल्मों पर मैं कम
फिल्में देख रहा हूँ। जी जी, आपने मोहन उप्रेती पर्वतीय कला केंद्र के जो संस्थापक थे और महान उनको रंगमंच का कलाकार भी कहना चाहिए, उन पर एक पुस्तक लिखी। जी जी जी। तो उनके अलावा आपने यात्रिक और दूसरी भी किताबें लिखी हैं। तो वो मोहन उप्रेती आपका सब्जेक्ट कैसे बने, जरा उसके बारे में दर्शकों को क्योंकि बताइए। 60s में 50s लेट 50s में जब मैं पहाड़ में था, वहीं पढ़ रहा था, तो मोहन उप्रेती जी का नाम हमारे गांव में काफ़ी फैला हुआ था। तो ये बहुत ही पॉपुलर थे उस 60s लेट 50s में। तो मैं एक बार लेट 50s में ही बागेश्वर के मेले में गया, तो वहाँ इनका प्रोग्राम था जिसमें कॉमरेड पीसी जोशी भी थे और गढ़वाल के हमारे कई लोग थे। तमाम जो उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध लोग हैं सभी थे वहाँ। इन्होंने प्रोग्राम दिया, तो मैं बहुत ही उससे प्रभावित हुआ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, तो मेरा पहाड़ से संबंध टूट सा गया। 62 में ये अरेस्ट हुए DIR के अंदर। उसके बाद फिर ये 65-66 में मैं दिल्ली में आए, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज़ कर दिया कि भाई एक कंडीशन पर कि आप जो है पहाड़ नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ से आपका संबंध नहीं रहेगा। तो उसी बीच में मोहन उप्रेती ने 1968 में पर्वतीय कला केंद्र का संगठन किया और काफ़ी लोग उसमें आए, दिल्ली के जितने भी पर्वतीय जन थे। तो मैं भी उनके प्रोग्राम को देखने लग गया धीरे धीरे, और मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे हो नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बिजी थे। मैं एक साधारण दर्शक के तौर पर था, और उन दिनों में इवनिंग न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स में लिख रहा था। उसके एडिटर ने मुझे कहा था कि आप दिल्ली के कल्चर पर लिखते रहो। तो उसी लेखन कर्म के संबंध में मैं इनसे मिला। तो मिलना क्या था, फिर तो बहुत बड़ी गहराई होती गई। मोहन उप्रेती जी तो अपने आप में मतलब इन पर बहुत सारे शोध भी हो चुका है। जी 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 जी। आपकी पुस्तक भी उसी शोध की एक श्रृंखला है। हाँ हाँ। तो मैं इसको स्रोत की श्रृंखला नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे कहा था भाई आप 2 लोगों पर आप किताब लिखिए, BM शाह और मोहन उप्रेती पर। तो इसी बीच में BM शाह के लिए 2-3 आदमी और तैयार हुए। उन्होंने कहा BM शाह पर एक एंथोलॉजी बनेगी, डिफरेंट आर्टिकल्स होंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई मैं मोहन उप्रेती पर ही लिखूंगा। उन्होंने मुझे ये मौका दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। जब मैं ये लिखता गया तो मोहन उप्रेती का देहांत हो चुका था। तो इनके सारे काम जो मेरा अधिकांश इनके काम का मैं रिव्यू कर चुका था। तो उसमें ये मोहन उप्रेती जी एक कलाकार मात्र ही नहीं हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, अगर मैं संक्षिप्त रूप से कहूँ, उत्तराखंड के कल्चर का जो रेनेसां जो लाए हैं वो मोहन उप्रेती जी लाए हैं। क्योंकि उत्तराखंड का कल्चर जो था केवल पहाड़ों के बीच में ही सीमित रह गया था। उसकी जो गरिमा है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो आर्टिस्टिक मैजेस्टी है और उसकी जो हाइट्स हैं कल्पना की, वो केवल पहाड़ों तक ही सीमित थी। उसको मोहन उप्रेती जी शहर में लाए। बड़े बड़े लोग उसमें देखे। आपके जितने भी दिल्ली के लोग थे सबने देखा भी। जब ये मालूशाही जब हुई थी, मैंने मालूशाही पर अलग से किताब में चैप्टर है। तो मालूशाही की जब रिहर्सल होती थी तो 60 आदमी रिहर्सल को देखने के लिए होते थे। एक इस तरह का आंदोलन हो गया दिल्ली के अंदर। अरे भाई रिहर्सल हो रही है मालूशाही की, मोहन उप्रेती कर रहे हैं, BM शाह कर रहे हैं, और बड़े बड़े क्रिटिक वहाँ आ गए। और कविता नागपाल है, रमेश जी हैं, नेमीचंद जी भी आ गए। तो देखते जब ये चीज़ें, जब मालूशाही जब उन्होंने कमानी पर रखी तो लोग चकाचौंध हो गए। अरे पहाड़ की गाथा को स्टेज में ओपेरा के लेवल पर इस तरह से रखा जाता है। जितने भी नामी ग्रामी क्रिटिक थे दिल्ली के नेशनल पेपर के, उन्होंने कहा भारतीय परंपरा का जो ओपेरा है उसकी बिगनिंग ये हो गई है।
कि दिस इज द हेराल्ड ऑफ द न्यू काइंड ऑफ ओपेरा फॉर इंडियन थिएटर, ए न्यू काइंड ऑफ थिएट्रिकल ईडियम एज ओपेरा। तो इसके दसों वो होते रहे कि बड़ा अच्छा रहा। तो उसी सिलसिले में मोहन जी से तो बात तो बहुत पहले हुई थी, किताब के दौरान तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनका जो जीवन दर्शन है, उनका जो संघर्ष है और उनका जो विजन है एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए, और उस इनके सारे दौरान उसके पीसी जोशी जो इनके दोस्त थे, प्रोफेसर पीसी जोशी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, वो इनके बहुत ही क्लोज रहे। मोहन उप्रेती ने कला को कला के लिए नहीं किया उसका प्रैक्टिस, उन्होंने कला इसका प्रैक्टिस इसलिए किया ताकि वो आम जनता तक पहुँचें। आम जनता का जो जीवन है, जो उसके जीवन का अभाव है पर्वतीय जन के, और जो पर्वतीय जन की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको किस तरीके से आगे लाया जाए, जो कि धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही है। और बहुत से ऐसे आपके फॉर्म हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इन सारी बातों को मोहन उप्रेती जी ने जब रखा तो क्या था, अभी मैंने मेरी एक जो नई किताब आने वाली है उसमें मैंने दिखाया है कि दिल्ली में पर्वतीय लोगों की अर्ली 50s में क्या हालत थी। मोहन उप्रेती के सहयोग से ये जो पर्वतीय जन पार्कों में रात को इधर उधर आपके बिरला मंदिर के जंगलों में नाच गाना करते थे, वही प्रोसेस जो थी कला की आते 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 कमानी तक आए। हिंदुस्तान का जो सर्वश्रेष्ठ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ आई। हिंदुस्तान के जो सर्वश्रेष्ठ कनोशर हैं आर्ट के, उन्होंने देखा। उसके इतना ही नहीं, मोहन उप्रेती के माध्यम से ही ICCR के द्वारा ये कई आपके विदेशों में भी पर्वतीय कला जो है गई। तो मैं मोहन उप्रेती को एक दृष्टा के तौर पर मानता हूँ, एक ऐसा कलाकार जो कि आदमी के, साधारण आदमी के से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। उस साधारण आदमी के जीवन में जो एक रिदम है, जो एक म्यूजिक है, जो उसकी एक तरलता है, उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, वो उसके अंदर घुसे। और क्योंकि खुद उस तरह की उन्होंने अपने आप को ढाला, क्योंकि उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने MA में डिप्लोमेसी में MA किया था। तो इनके साथ के लोग इलाहाबाद वाले 5-6 थे, तो कोई एम्बेसीज में बाहर लगे वो लगे, पोस्ट मिल गए। तो मोहन उप्रेती जी बाहर जाने के बजाय पहाड़ की तरफ गए। तो ये कोई कम बात नहीं, ऐसा साहसी आदमी शायद ही कोई होगा। उनको ये साहस इसलिए था कि उनके कन्विक्शन थे, उनके कन्विक्शन आम जनता में थे, उनके कन्विक्शन कला में थे, उनके कन्विक्शन थे कि कला के माध्यम से हम एक नया समाज को बनाएंगे। जी। मोहन उप्रेती के अलावा भी आपने 2-3 किताबें अंग्रेजी में लिखी हैं, चौथी आपकी पब्लिश हो रही है। अभी आप जब जिक्र कर रहे थे कि पहाड़ पूरा अभावग्रस्त था, वहाँ पर गरीबी थी, या वहाँ के लोगों ने किसी स्ट्रगल किया दिल्ली में, आप भी पहाड़ से आते हैं। जी जी जी। और पहाड़ से आते हैं लेकिन आप अंग्रेजी में लिखते हैं, ये कैसे संभव हुआ? अब इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। मैं शुरू में तो मैं हिंदी में ही लिख रहा था, मैंने कहानियाँ वगैरह हिंदी में लिखी और काफ़ी वो मेरी कहानियाँ छपी, और धीरे धीरे मजाक में मैं अंग्रेजी में आ गया। इसका कोई ख़ास डिजाइन नहीं था कि मैंने अंग्रेजी में लिखना है, और क्योंकि आपकी जो पकड़ है वो अंग्रेजी में बहुत है, क्योंकि आप इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं, आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं, आप बिजनेस एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं, आप हिंदू के लिए लिखते हैं, आप उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं, आप रेगुलर लिखते हैं। और आपका जो लेखन है वो 3 किताबें जो पब्लिश हुई हैं, वो तीनों किताबें जो हैं आपकी अंग्रेजी में पब्लिश हुई। चौथी जो वो भी कल्चर पे है, लेकिन वो भी अंग्रेजी में पब्लिश हुई है। फिर ये अंग्रेजी के साथ इंटैक्ट कैसे हो गया? अब मुझे ये लगता है ये सवाल आपका बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मैं जब थिंकिंग करता हूँ तो उस वक्त एकदम ही शब्द मुझे अंग्रेजी में निकल जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य मैंने काफ़ी पढ़ा है।
और मैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया डीयू से। तो उस पीरियड में मैंने पॉलिटिकल फिलोसफी पर काफ़ी किताबें पढ़ी, और पढ़ते जो क्लासिक्स जो हैं, तो उससे मुझे लगता है कि मैं शायद अपने को उसमें जब इमोशनल स्टेट में होता हूँ तो अंग्रेजी में लिख सकता हूँ। वैसे साधारणतया मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, और कहीं भी मैं अंग्रेजी जो एंग्लिसाइज्ड क्लास है दिल्ली का, अपर क्लास है, अंग्रेजी वाला क्लास है, उनके बीच में भी मेरा काफ़ी मिक्सअप रहा हूँ। जो हाईएस्ट जैसे आपके यात्री के लोग हैं, हिंदुस्तान का जाना माना एंग्लिसाइज्ड क्लास है, वो हिंदी तो उनकी कहीं बोलते ही नहीं, उनके बीच में भी बोलता हूँ पर हिंदी में ही बोलता हूँ। जी। आप हिंदू के लिए लगातार लिखते हैं, स्तंभकार आप हैं। जी। तो एक तरफ आप फिल्म समीक्षक हैं, जी, और रंगमंच के समीक्षक हैं, और दूसरी ओर आप स्तंभकार हैं। दोनों का जो लेखन है, जो चूँकि मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ और पेशे पत्रकारिता करता हूँ टेलीविजन के पिछले 20 साल से, तो दोनों को लिखने का बिल्कुल वो अलग अलग है। तो आप एक स्तंभकार के तौर पर बहुत ही स्टैब्लिश्ड स्तंभकार हैं, वो भी अंग्रेजी में आप बहुत अच्छे बड़े लेख लिखते हैं। आपके लेख को लोग इंतजार करते हैं कि आपका कोई लेख आए और लोग उसे पढ़ें। तो वो दोनों चीज़ें आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं? ये बैलेंस, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आई जब फिल्म रिव्यू और थिएटर रिव्यू दोनों में टकराव हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं फिल्म रिव्यू के बजाय थिएटर रिव्यू ही करूँगा, क्योंकि बड़ा कन्फ्लिक्ट है इसमें। आपने बहुत अच्छी सवाल किया। जब हम फिल्म को देखते हैं तो बहुत बड़ा कैनवास होता है, और क्या क्या चीज़ें, वो एक इल्यूजन का वर्ल्ड दिखाते हैं। उसके बाद जब हम थिएटर में आते हैं तो एक्टर हमारे सामने है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत बड़ी फंटास्टिक हो, सब चीज़ें जानी पहचानी लगती हैं। तो जब विजन होता है, जो कंसेप्ट होता है राइटिंग का, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट आने लगता है। तो पिछले करीब 15-20 साल से मैं केवल थिएटर पर ही अपने को कंसंट्रेट किए हुए हूँ। जी। हाँ, और इसी पर, और ख़ासकर थिएटर का भी, जब मोहन उपरीति पर मैं काम कर रहा था, इन सारे लोगों पर काम कर रहा था, तो मुझे बार बार जैसे मोहन उपरीति ने कहा कि उत्तराखंड का जो फोक फॉर्म है, वो केवल जो हमें दिखाई दे रहा है वो मात्र आइसबर्ग है, उसके नीचे कई परतें छिपी हुई हैं। तो इससे मुझे लगा कि वास्तव में बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत है। आजकल मैं केवल उत्तराखंड के फोक पर ही अपने को सीमित किया हुआ हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ वो है फोक थिएटर ऑफ कुमाऊँ। तो वैसे तो ये जो फोक थिएटर है हमारे, जागर है, हुड़किया बॉल है, होली थिएटर है, और दो एक और भी हैं, वो काफ़ी लोग उस पर लिख चुके हैं, उसमें कहानियों के आधार पर मेरा जो फोकस है वो है कि फोक थिएटर ऑफ कुमाऊँ एज रिजर्वियर ऑफ एलिमेंट्स टू इनोवेट न्यू थिएटर इडियम। जी सर, एक सवाल मेरे मन में आता है, जो हमारे गांव में परंपरागत थिएटर है जिसे जागर कहते हैं, पहले गांव में क्या होता था कि लोग कहते थे भाई मेरे घर में जागर लग रही है और आप लोग भी देखने और सुनने आना, और चाय पानी पिलाते थे, रातें कट जाती थी, खासकर जाड़ू के रातों में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसे लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसमें जो अभिनय करता था वही देवता बनने लगा। तो ये अभिनय करता से देवता बनना और लोगों का देवता मानना, ये कैसे इसमें आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसको हम एक प्रोफेटिक ट्रांस भी इसको लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांस ऑफ टू क्योर डिजीज। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो गया है जी। तो इसका जो एक एलिमेंट था, जैसा आपने कहा कि लोग सिंपल तौर पर आते थे, मानते थे, पूजा में भाग लेते थे, आज जो है इसमें फ्रॉड लोग आ गए हैं जी। वो फ्रॉड लोग ऐसे हैं, उन्होंने इसको अपना बिजनेस बना के कोई भी बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी में कह देंगे हम ठीक कर देंगे जी। तो ये मैं इन पहलुओं पर टच करूंगा, पर मेरा मेन फोकस होगा
कि उसके जो एलिमेंट हैं, जो थिएटिकल एलिमेंट हैं, क्योंकि थिएटर बेसिकली थिएटर का जो ओरिजिन है वो रिचुअल्स से हुआ है। तो ये हमारे जो फॉर्म हैं ये बेसिकली रिचुअल्स हैं। तो रिचुअल्स में भी खासकर आपका जो जागर है, तो इस रिचुअल्स के प्रोसेस में ये जो धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो रहा है, उसके जो एलिमेंट हैं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उसकी जो म्यूजिक की जो ट्यून है, उसकी रिदम है, मेलोडी है, वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन साइके और ह्यूमन इमोशन पर काम करती है, क्या उसको हम मॉडर्न थिएटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक ऐसा थिएटर जो बेसिकली इंडियन हो और एक वेस्ट की नकल न हो। तो ये मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, उस एलिमेंट को। हाँ जी सर, मैं जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था पत्रकारिता का, तो उन दिनों मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने को मिली नंदा देवी पर। नंदा देवी का क्या है कि उनका एक जो लंबी यात्रा है वो एक पूरा सर्कल है। वो रुद्रप्रयाग, चमोली और अपर हिमालय, इधर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा होते हुए वो नंदा पर्वत तक का, यानी कि वो जो अपर हिमालय का कल्चर है वो है। उसके साथ साथ क्या होता है कि नंदा देवी के साथ साथ नंदा देवी के गाने और जागर बनते हैं हर बार। वो प्रोसेस पिछले कुछ सालों से रुक सा गया है, या तो पलायन की मार उस पर पड़ी, या लोग आस्था में ज़्यादा घुस गए बजाय नए गाने लिखने के। ये चूंकि आप एक नई पुस्तक, आपने कल्चर पे ही पूरा काम किया है, थिएटर पे ही काम किया है, तो ये प्रोसेस क्या दोबारा लौटेगा या ये इसको एक नए ढंग से देखने की अब जरूरत है? देखिए, कोई भी प्रोसेस, आर्ट का प्रोसेस रिपीट नहीं होता है। हर आर्ट फॉर्म जो है अपने समय का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, आर्थिक स्थिति बदलती है, लोगों की साइकोलॉजी बदलती है, तो नए फॉर्म को जन्म लेता है। अगर हम नए फॉर्म जब जन्म लेता है तो पिछले फॉर्म बुरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, वो फॉर्म भी धीरे धीरे चलता है। तो दोनों फॉर्म का एक सिंथेसिस होता है। तो आने वाले समय में ये होगा, ज़रूर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, और आजकल भी जो ये खासकर जागर में एक डिजेनरेशन आ गया है, उसमें भी एक ऐसा एलिमेंट है, उस फॉर्म में भी आदमी अपने ज़िंदगी को जीने की लालसा है जी। तो इसको एकदम ही हम इसको डिनाउंस नहीं कर सकते हैं। ये जो रिचुअल्स हैं ये अपने आप में एकदम ही अपसर्ड नहीं है, बल्कि ये जो रिचुअल हैं आम आदमी का अपने जीवन के संघर्षों से उठकर एक नए समाज के जाने की एक चेष्टा है जी। आजकल हम देख रहे हैं जो नया लेखन हो रहा है, वो सीधे के सीधे पहाड़ के जो पुराना जो सिस्टम है, चाहे वो जागर हो, चाहे वो वहाँ के लोकगीत हो, चाहे मालूशाही गाने का चलन हो। मालूशाही अपने में यात्रा है, केवल फोक स्टोरी नहीं है, वो प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि मालूशाही जहाँ जहाँ कहानी चलती है वहाँ उसमें बदलाव देखने को मिलता है, वहाँ नई कहानियाँ उसमें जुड़ती हैं। लेकिन जो नई तरह का लेखन हो रहा है वो सीधे हमला कर रहा है, क्या ये सही है? नहीं, हम इसको एकदम कंडम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का इंसान है, आज का यूथ है, उसके अंदर एक एंग्विश है, वो कुछ करना चाहता है और उसके लिए साधन नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो अपने क्रोध को, अपने प्रतिरोध को, अपने आक्रोश को वो इसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर रहा है जी। तो इसको हम आउटराइट कंडम नहीं कर सकते हैं। ये समाज के, वर्तमान समाज के जो एक धारा है, उस धारा का एक रिफ्लेक्शन है जी 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 जी। तो ये उसी तरह का रिफ्लेक्शन है जैसे मोहन उप्रेती वहाँ से आए, उन्होंने उन कहानी को उठाया और दिल्ली में उस ताकत को उन्होंने जनरेट किया, जो कि यहाँ के अलग अलग इलाकों में, पार्कों में लोग नाच गा करके अपनी एनर्जी को दुनिया के सामने रखते थे। मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसा कि समय के बदलते बदलते जो पुराने फोक फॉर्म हैं, जैसे पहले आपके पूस के महीने में मालूशाही या दूसरे बैलाड जो हैं वो गाए जाते थे, रात भर लोग गाते थे। आप तो खैर काफ़ी यंग हैं, हमारे समय में मैंने देखा 2-3 घरों में रात को दरवाज़ा बंद है, अंगीठी जल रही है, और पराल के वो बनते थे गद्दे, पराल को टाट के बोरे में डाल के, क्योंकि अभाव था तो बैठ के लोग बैठते थे।
तो वो जो गायक था रात रात भर गाता था, क्योंकि अब ऐसा संभव नहीं है और उसको उस रूप में प्रिजर्व करना भी एक आर्काइव का ही काम है, आर्काइव कर सकती है। पर आज जो है मोहन उप्रेती ने उसी म्यूजिक को, उसी गाथा को, उन्होंने कहा भाई स्टेज पर हम कर सकते हैं, लोगों के पास रात रात भर का टाइम नहीं है, तो 1.5 घंटा पौन घंटे में उन्होंने कई ऐसे उन्होंने बैलेट किए, ओपेराज किए। तो चेंजिंग समय के साथ साथ जो फॉर्म है उसमें भी चेंज आता है। आप पार्वती कला केंद्र से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। पार्वती कला केंद्र ने कई बड़े कलाकार दिए, जी जी जी, जो बॉलीवुड में सक्सेसफुल हुए, जी जी, या अभी भी कई नए नाम बन गए हैं। हाँ हाँ। तो क्या आपको लगता है कि जो ये अभी बीच में लॉकडाउन भी आ गया, जी, जी, और इस दौरान लोग थिएटर से थिएटर्स जैसे भी हो गए, जी, 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 या ये कहिए कि वहाँ तक अब उस तरह पे प्रोग्राम हो नहीं रहे हैं, वो फिर से लोग जुड़ेंगे, नई पीढ़ी जुड़ पाएगी? हाँ बिल्कुल, नई पीढ़ी उसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि मुझे कई तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके संस्था को ज्वाइन करने चाहते हैं, क्योंकि ये कोरोना काल ने बहुत ही नुकसान कर दिया। कोरोना काल ने समाज के, देश के हर पहलू को बर्बाद किया, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कला को और कलाकारों को हुआ है, क्योंकि कलाकार इस वक्त तबाह हैं, क्योंकि मोस्टली कलाकार जो हैं वो आपके फ्रीलांस हैं, थिएटर पे ताला लगा है, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्ले राइट बेरोजगार पड़े हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये, क्योंकि ऐसा कहा गया है, जो बड़े बड़े एस्थेटिक्स के जो पंडित हुए हैं, कि हर संकट काल के बाद एक नया काल आता है, वो अपने आप में नई शक्ति लाता है क्रिएटिविटी की। तो ये जो काल जो गया है, गुजरा है, बड़ा संकट काल है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और मेरे ख्याल से इकोनॉमी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह से कलाकार जो बिल्कुल ही अभी छिपा हुआ है और डिमोरलाइज्ड है, वो अपने को संभाल रहा है। उसी श्रृंखला में, उसी तरीके से पार्वती कला केंद्र भी आगे उठने की कोशिश कर रहा है। हम लोग उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि नए जो यंग लोग हैं वो आएँ और इसको आगे बढ़ाएं। मोहन जी ने जो एक रास्ता दिखाया है, BM शाह ने जो एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से फोक बैलाड को, जो कि गाया ही जाता है, उसको स्टेज में किस तरह से दिखाया जाता है, ये, और BL शाह जी ने उसको उसके पोइट्री को मेंटेन किया। BL शाह को लोग अक्सर भूल जाते हैं। BL शाह ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने जितने भी ओपेरा के पार्वती कला केंद्र ने, उसका स्क्रिप्ट जो है BL शाह ने लिखा। BL शाह ने ओरिजिनल जो बैलाड थे, उनकी जो पोइट्री थी, जैसे शेक्सपियर के प्लेज में एक पोइट्री होती है, उसका अपने आप ताकत होती है, ऐसे ही ये जो हमारे बैलाड हैं, इनमें पोइट्री में इतनी ताकत है, केवल आप पोइट्री पढ़ेंगे तो आप हिल जाएंगे, आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक कैथार्टिक एक्सपीरियंस आप अनुभव करेंगे। तो ये उसमें शक्ति है उसके शब्दों में। उस शब्द को लिपिबद्ध करने के लिए BL शाह ने सारे लिखे। BL शाह ने बड़ी कोशिश की कि उस म्यूजिक को वो कम से कम उसका पूरा नहीं तो पार्शियली उसको कुछ करें। जी जी, थैंक यू बजली साहब, आपसे बहुत सारे मुद्दों अच्छा, इसमें नहीं, मैं अपने जो लेटेस्ट बुक है इस पर बात करना चाहता हूँ। जी। ये बुक उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका संघर्ष है। 50s में, मैं भी 50s में आया था, यहाँ हाई स्कूल पास करके दिल्ली आया था, तो मुझे पता है कि हम लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे थे। रोजी रोटी का सवाल था, माइग्रेंट लोग थे हम, पर दूसरे राज्यों से भी माइग्रेंट आए, पर हमारे उत्तराखंड के माइग्रेंटों ने अपने कल्चर को नहीं भूले। दिन भर काम करते थे, मैनुअल लेबर करते थे, डोमेस्टिक सेवा भी देते थे, पर काम ख़त्म करने के बाद 10 बजे के बाद वो पार्कों में, और वो आपके बिरला मंदिर के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर झोड़े ओड़े ये गाते थे। और कई बार पुलिस जो है उनको पार्कों से उनको भगा देती थी। जब यहाँ गोविंद वल्लभ पंत आए, उससे पर्वती जन को, यहाँ उत्तराखंड के लोगों को हिम्मत आई, तो काम फिर ये होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें, ये जो संघर्ष है, एक माइग्रेंट वर्कर का जो पहाड़ से आए, अपने कल्चर को
अपने संघर्ष के माध्यम से होते होते भी उसको नहीं भूले। उसको मैंने अपनी ये लेटेस्ट किताब में डिस्क्राइब किया है। इसमें करीब 70% तो मेरे ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल हैं जो कि हिंदुस्तान के लीडिंग पेपरों में छपे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियल टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, तो कई अखबारों में के छपे हुए थे लीडिंग पे, वो मैंने इसमें कलेक्ट हैं। और इसमें मैंने कुछ नए 30% किया, खासकर जो इसमें मैंने कोशिश की है अपना इंट्रोडक्शन देने की। तो इसमें मेरे ख्याल से जैसे कि मेरे एक प्रोफेसर दोस्तों ने मुझे बताया कि ये किताब अगर छपेगी तो हिंदुस्तान में ये पहली किताब होगी अपने किस्म की। तो मुझे उम्मीद है जब ये किताब छपेगी तो लोग पढ़ेंगे और उत्तराखंड के लोगों की अपने कल्चर पर आस्था, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की, अपने कल्चर को रिच करने की, अपने कल्चर को नए कंडीशनों में अडेप्ट करने की शक्ति का ये प्रतीक है। पुस्तक है ये भानु भारती पर है। ये भानु भारती हिंदुस्तान के जाने माने फ्रंट रैंकिंग के डायरेक्टर हैं। तो इन पर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मुझे असाइन किया था इन पर काम करने के लिए। तो इनका जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो इनका बुनियादी काम है वो इन्होंने भीलों के बीच में काम किया। भीलों के जो उसके फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, उसको वो लाए, उस पर उन्होंने बहुत ही काम किया। तो इस वक्त हमारे ये लीडिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली से गया तो भीलों के बीच में रहा, जिन लोगों जो लोग इनके रिलेटिव थे उनसे मिला और उनके यहाँ खाना वाना भी खाया। तो ये आज थिएटर को एक नए पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो मैंने इनका किताब का नाम ही है द थिएटर ऑफ भानु भारती अ न्यू पर्सपेक्टिव, कि जो हिंदुस्तान का जो 21वीं सदी का जो थिएटर होगा वो किस रूप में पुराने थिएटर से डिफरेंट होगा। उसका क्या वो पर्सपेक्टिव जो है, क्या उसमें शक्ति होगी, क्या कंटेंट और फॉर्म को लेके क्या उसमें नई संभावनाएं होंगी। तो ये इसमें ये दिखाया हुआ है जी। और दूसरी किताब है ये यात्रिक अ जर्नी इनटू थिएट्रिकल आर्ट। तो ये किताब दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण थिएटर ग्रुप का है, एक ऐसा ग्रुप जिसने एक तरह से रिपोर्टिंग के तौर पर काम किया। और इस ग्रुप में बड़े बड़े आपके जो IFS, ICS और इस तरह के नामी ग्रामी लोग उसमें एक्ट करते थे। जैसे उसमें आपके भास्कर घोष जी थे, उनको तो आप जानते ही हैं, आपके सेक्रेटरी, कल्चर के सेक्रेटरी भी रहे, बाद में फिर उसके चेयरमैन भी रहे, ये उसके जो आपका दूरदर्शन वगैरह के जो वहाँ उसके भी रहे। और सुनील टंडन जी भी से मेन एक्टर रहे, वो भी आप जानते ही हैं। और रंजीत माथुर थे, रेलवे के बहुत बड़े अफसर थे। तो इसी तरह के नामी ग्रामी लोग इसमें रहे। मोहन उप्रेती जी की जो ये है, ये तो मैंने इसके बारे में मैं बता ही गया हूँ। मोहन उप्रेती जी का जो काम था, मैं केवल मोहन उप्रेती जी, इतना विशाल इनका कला है, इतना इनका विशाल जीवन दर्शन है और एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे, मैं केवल कुछ ही एस्पेक्टों को छू पाया हूँ। बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के पास दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। उत्तराखंड, एक तो हमारे जो आध्यात्मिक संपदा है वो अमूल्य है। दूसरा, जो हमारी सांस्कृतिक संपदा है उसका भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से वो उसका महत्व कम नहीं है, पर उस पर ध्यान दिया जाए ताकि सांस्कृतिक संपदा को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए स्पेशल फंड और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। बजेली साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुद्दों पर भी, और आप 80 साल की उम्र में भी कल्चर पे काम कर रहे हैं। 84 साल 84 ये थे, लेकिन अभी अब जवान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप 50 साल अभी और आप हमारे बीच में काम करेंगे और फोक को और कल्चर को एक नया वो देंगे। धन्यवाद।